स्वागत है मेरे दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए आपका एमसीक्यू लेकर मैं फिर से आपके लिए हाजिर हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, ये रहा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, देखिए जो भारत उसमें वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, ठीक है ना। जो वित्तीय वर्ष होता है वो कब से कब तक होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो वित्तीय वर्ष याद रखिएगा कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आप कभी बैंक या कोई फैक्ट्री में काम करते होंगे ना, तो आपको बताया जाता है कि मार्च में क्लोजिंग चल रहा है, ठीक है ना, यानी वित्तीय वर्ष का खत्म होता है, ठीक है ना। तो शुरू हो जाता है 1 अप्रैल को, 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। तो क्या है, वित्तीय वर्ष है भारत का, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। बृहद मतलब होता है बड़ा क्षेत्र, बृहद मतलब बड़ा, यानी बहुत ज़्यादा क्षेत्र में उपस्थिति जल है। पृथ्वी पर क्या है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में क्या है, जल है। तो जल की उपस्थिति कारण यानी होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर जल होने के कारण पृथ्वी को और किस ग्रह के नाम से जानते हैं, किस रूप में हम लोग जानते हैं, किस ग्रह के जानते हैं, नीला ग्रह। जल कैसा होता है, नीला कलर का होता है। फोटो कभी मोबाइल वोबाइल से खींचेगा तो जल कैसा दिखेगा आपको, नीला कलर का दिखेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में जल पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं, क्लियर ना। चलिए ये क्वेश्चन रहा नेक्स्ट। सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब पारित हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम, क्या सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो कब लागू हुआ था, ये पूछना है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब लागू हुआ, ये इंपॉर्टेंट पूछता है बार बार। कब लागू हुआ, 2005 ईस्वी में, क्लियर ना। सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, 2005 ईस्वी में। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, बोल रहा है जो वर्तमान समय में, अभी जो वर्तमान समय में नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, क्लियर। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। तो बताना है कि जो वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है वो कैसा है, लोकतांत्रिक है, राजतंत्र है या सैनिक तंत्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस तरह भारत एक लोकतंत्र देश है उस तरह से नेपाल भी क्या है, एक लोकतंत्र देश है। तो नेपाल में कैसा शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ कि लोगों द्वारा चुने गए ही निर्वाचन क्या होता है, देश पे शासन करते हैं, यानी देश को चलाते हैं, क्लियर ना। राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, बोला जो जितना भी राजनीतिक पार्टी हो, ठीक है, जितना भी चुनाव लड़ने वाला होते हैं पार्टी सब, ठीक है, भाजपा ये सब लंथन जितने भी पार्टी हैं, उनको जो चुनाव चिन्ह होता है, यानी कौन छाप, ये छाप वो छाप होता है ना, कमल छाप है, ललटेन छाप है, फूल छाप है, ये छाप है, बैगन छाप है। तो इस छाप का जो छाप देता है उनका मान्यता यानी वैल्यू जो देते हैं वो कौन देते हैं, क्या राष्ट्रपति देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं, निर्वाचन आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो उन सबको मान्यता और चिन्ह, जो चुनाव चिन्ह होता है वो कौन देते हैं, निर्वाचन आयोग देते हैं। कौन देते हैं, निर्वाचन आयोग। किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता और उनका चिन्ह, क्या मान्यता और उनका चिन्ह कौन देता है, आपको मान्यता और चिन्ह निर्वाचन आयोग देता है, क्लियर ना। कौन देता है, निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार, मूल अधिकार दिया गया है। बोला कि जो भारत का अनुच्छेद 19 है, भारत का अनुच्छेद कितना है, 19, ये भारत के नागरिक को क्या प्रदान करती है, तो क्या प्रदान करती है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त देती है। क्या देती है, अनुच्छेद 19 हमें क्या देती है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। स्वतंत्रता का क्या देता है, अधिकार देता है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान शासक थे, मतलब जो बोल रहा है जो टीपू सुल्तान है ये कहाँ के शासक थे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो टीपू सुल्तान थे
वो कहाँ के शासक थे ये बताना है आपको। क्लियर ना। जो टीपू सुल्तान है वो कहाँ के शासक हैं, जल्दी बताइए। क्या मैसूर के है, शिमला का, कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। कहाँ के शासक थे टीपू सुल्तान? मैसूर के शासक थे। ठीक है ना। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। किस दिन हुआ था? बैसाखी पर्व के दिन हुआ था। क्लियर ना। कौन गोली चलवाया था? जनरल ओ डायर ने चलवाया था। क्लियर ना। जानिए कि जलियांवाला हत्याकांड क्या हो गया? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। क्या? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ का हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। कब हुआ था? बैसाखी पर्व के दिन हुआ था। क्लियर ना। निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक नदी कहा जाए? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है ना। तो बिहार का शोक यानी दुख वाला जो नदी है उस नदी को कहा जाता है कोसी नदी। ठीक है। ये क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि भारत में, बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ लाने का रीजन। ठीक है। शोक नदी क्या, कोसी नदी क्या करता है? बिहार में ज़्यादा बाढ़ लाता है। क्या लाता है? आपको बाढ़ लाता है। ठीक है ना। बाढ़ लाने के कारण इसको कौन सा नदी हम लोग कहते हैं? शोक नदी, बिहार का शोक नदी। ठीक है ना। उसी तरह से बता, बंगाल का शोक नदी किसको कहा जाता है? बंगाल का दामोदर नदी को। ठीक है ना। बिहार का शोक नदी कोसी नदी या बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन रहा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिख के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? यानी बोल दिया कि भैया तो ये तो जान गए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। अब पूछ रहा कि बिहार के किस जिला में हुआ था। ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो पटना जिला में हुआ था। क्लियर ना। गुरु गोविंद क्या थे? सिख धर्म के 10वें गुरु थे। क्लियर। सिख धर्म के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु, और अंतिम भी गुरु थे। कौन सा गुरु थे? अंतिम गुरु थे। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में। क्लियर ना। कहाँ जन्म होता? बिहार के पटना में। और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको बता देते हैं। ठीक है। पूछा जाए का जन्म कब हुआ? तो 22 दिसंबर, ठीक है, 1666 ईस्वी में। क्लियर ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पटना, बिहार के। ठीक है। अंकोरा वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? बोला जो अंकोरा वाट का मंदिर है इसका निर्माण कौन शासक करवाया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है। अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो क्या करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे भी जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको जल्दी पहुंचता रहे। ठीक है। अंकोरा वाट के मंदिर किस शासक द्वारा निर्माण कराया गया था? चलिए बताइए फटाक से। तो सूर्य कुमार वर्मा द्वितीय, सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा। ठीक है ना। सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा क्या किया था? अंकोरा वाट का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्लियर ना। अंकोरा वाट के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा। कहाँ करवाया गया था? तो आपको बता दें कंबोडिया में। तो कहाँ कराया गया था? आपको बता देते हैं कंबोडिया। ठीक है ना। जान गए कि आपको बता दें अंकोरा वाट का मंदिर क्या सूर्य कुमार द्वितीय बनाया, कहाँ करवाया है? कंबोडिया में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? बोला जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम कौन सा राज्य में लागू हुआ था? ये बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो आपको बता दें कहाँ लागू था? राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। कब लागू हुआ ये बता देते हैं आपको। ठीक है ना। कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 में।
ठीक है ना। कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। कौन करवाए थे ये बता देते, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू साहब क्या किए? पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ? राजस्थान में लागू करवाए थे। योजना आयोग भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? मतलब कि जो योजना आयोग है उसको हटाकर यानी इसको परिवर्तित नाम देकर कौन सा आयोग का नाम बनाया गया? ठीक है, योजना आयोग भंग करना मतलब उसको हटाकर कौन सा नया आयोग की स्थापना की गई? तो किसका आयोग का स्थापना किया गया इसकी योजना आयोग के जगह पे? जल्दी से बताइए। तो किसका? आपको जल्दी बताइए। चलिए, नीति आयोग का। क्लियर ना? ए आपका ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। नीति आयोग, ठीक है ना। योजना आयोग को नाम क्या बदल दिया गया? अब उसका नाम क्या पड़ गया? नीति आयोग नाम पड़ गया। क्लियर ना? तो इसी बोला कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया? तो कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। कब बनाया गया है? 1 जनवरी को आपको बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 में बनाया गया। क्लियर ना? योजना आयोग का नाम क्या बदल दिया? नीति आयोग। कब बदला? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। क्लियर ना? नीति आयोग को भंग कर यानी उसको हटाकर नाम परिवर्तित क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया योजना आयोग के जगह पे। कब? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य की संज्ञा किस राज्य को दिया जाता है मुख्य रूप से? तो अपना बिहार, ठीक है। क्या है? बिहार है बीमारू राज्य। क्लियर ना? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 ईस्वी में। ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई आपको बता देते हैं। कब हुई? 1980 ईस्वी में। ठीक है ना। कौन किए? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी किए। ठीक है ना। तो जान गए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना। 1980 ईस्वी में कौन कराए? अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर ना? ABB। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कराएं? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कराएं। क्लियर ना? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? VVI क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलो फटाक से बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर ना? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बोल रहा है। ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य केंद्र कौन सा? बोला कि यूरेनियम उत्पादन प्रमुख जगह है वो कौन सा है? तो कौन सा है आपको बता देते हैं कि यूरेनियम उत्पादक सबसे ज़्यादा क्या है? जादूगोरा। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जादूगोरा में। क्लियर ना? यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है बाबू? जादूगोरा में। क्लियर ना? सुनामी कहाँ आती है? बोला सुनामी कहाँ आता है? पर है तो बहुत ईजी प्रश्न है। ये हमेशा समुद्र यानी सागर में आता है। ठीक है ना। सुनामी हमेशा समुद्र में आता है। क्लियर? क्या होता है कि समुद्र के अंदर तली में कंपन होता है, यानी कि भूकंप का जब कंपन होगा ना तो जो जल का जो तरंग ऊपर की ओर उठने लगेगा। क्या होने लगेगा? ऊपर की ओर उठने लगेगा। स्थल यानी जमीन की ओर बढ़ने लगता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सुनामी कहते हैं। क्लियर? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। बोला जो लोकतंत्र होता है उसका सफलता किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? क्या नागरिकों के उदासीनता पर, या नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर,
या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करेगा, तो सी फॉर कैट पर, यानी कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करेगा, सी आपका आंसर होगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागीदारी पर निर्भर करेगा। क्लियर ना। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है। बोला कौन सा व्यक्ति है जो कहे कि बिहार का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा, नहीं तो भारत का विकास नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि पहले बिहार का विकास करिए तभी भारत का विकास होगा। ये वचन किसके द्वारा कहा गया है, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है। ये आपका ए फॉर एप्पल वाला आंसर है। ठीक है ना, कि किसने कहा बिहार का विकास कब होगा, जब भारत का विकास कब होगा, जब बिहार का विकास होगा तभी। तो कौन कहा, एपीजे अब्दुल कलाम। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। बोला जो बोलीविया में संघर्ष हो रहा था आपस में जनता और सरकार के बीच, तो ये पानी की कीमत को लेकर संघर्ष जारी था। ठीक है ना, यही पानी का युद्ध पड़ते, बोलीविया में पानी का युद्ध पड़ता। ठीक है ना, तो पानी को लेकर संघर्ष जारी था। कहाँ, बोलीविया में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। बोला जो भारत का नेशनल जो वर्ड्स है वो कौन है। ठीक है ना, तो कौन है, आपको मोर होता है। ठीक है, कभी कभी मयूर दे देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मयूर मतलब क्या होता है, मोर ही होता है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर बोले या मयूर। क्लियर ना, मोर बोले या मयूर बोले। इसको कब भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, आपको ये बता देते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी इसको 26 जनवरी 1963 में, ठीक है, 26 जनवरी 1930 में क्या किया गया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसको बनाया गया, मोर यानी मयूर को। कब बनाया गया, 26 जनवरी 1963 ईस्वी में राष्ट्रीय पक्षी में इसको शामिल किया, क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, मनमोहक दिखता है। इसी कारण क्या किया गया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी में मोर यानी मयूर को 26 जनवरी 1963 ईस्वी में इसको शामिल कर लिया गया राष्ट्रीय पक्षी के रूप में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। जैविक उद्यान मतलब बोलते हैं नेशनल पार्क। ठीक है, जैविक उद्यान क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क यानी चिड़ियाघर जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर। तो जो संजय गांधी जो चिड़ियाघर है किस नगर में है, तो कहाँ है भैया, ये पटना में। ठीक है ना, ऑप्शन डी फॉर डॉग। क्लियर ना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का जो चिड़ियाघर उसका नाम क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है ना, जो पटना का जो चिड़ियाघर उसका नाम क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान। वो कहाँ पे है, आपको पटना में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। बोले वेदों की ओर लौटो का नारा कौन व्यक्ति दिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है, तो फटाक से बताइए कौन दिए हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, कौन दिए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन ऑप्शन होगा, सी फॉर कैट। ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए हैं, चलिए बताइए कमेंट करके। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। बोला जो गुटेनबर्ग है उनका जन्म कहाँ हुआ, गुटेन का जन्म हुआ था। बोला यानी कि कहाँ हुआ था, 100 का एक बात जानिए कि गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये बताइए फटाक से बताइए। तो कहाँ हुआ है, पहले तो बताइए फटाक से कहाँ हुआ, चलिए कमेंट करिए। तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में बाबू। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी में। अब कब हुआ ये बता देता है आपको, 1420 ईस्वी में। क्लियर ना, 1400 जान गए कि गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। कहाँ कब हुआ था, तो 1420 ईस्वी में।
सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। बोल रहा है जो सांप्रदायिक है वो राजनीतिक पर आधारित होता है। कौन सा? धर्म पे होता है, जाति पर, क्षेत्र पर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो सांप्रदायिक होता है राजनीति किसके जरिए आधारित होता है? फटाक से बताइए। तो किसके जरिए होता है? धर्म पर आधारित होता है। जो सांप्रदायिक होता है वो राजनीति में किस पे आधारित होता है? धर्म पे आधारित होता है। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? बड़ा कौन सा फैक्ट्री ये उद्योग है जो कृषि पर डिपेंड आश्रित नहीं, यानी कि वो खेती पे ये आश्रित नहीं है, ठीक है ना, यानी कच्चा माल उसको कृषि से नहीं मिलता है, कहीं और से मिलता है। तो बताइए कि कौन सा है जो कृषि पे आधारित नहीं है। तो पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन आधारित। देखिए सूती मिल भी आधारित है कृषि पे, जूट मिल भी आधारित है कृषि पे, और चीनी मिल भी आधारित है कृषि। देखिए सूती कपड़ा भी खेती से ही उपज होता है, उससे बनता है। चीनी भी गन्ना से बनता है। जूट भी क्या खेती पर ही है। लेकिन आपका सीमेंट वाला क्या होता है? ये आपका कृषि पे आधारित नहीं है। इसका कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है, ठीक है। जो सीमेंट उद्योग है उसका कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। तो वही आपको पूछा इनमें से कौन से कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कृषि पे आश्रित नहीं रहता है। तो चूना सीमेंट उद्योग, सीमेंट का जो फैक्ट्री है वो कृषि पे आधारित नहीं है। बाकी सूती, बस, चीनी, जूट सब क्या है? कृषि पे आधारित है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? बी फॉर बॉल, यानी कि जो इनमें से कौन है? कृषि पे सीमेंट फैक्ट्री जो कृषि पे आधारित नहीं रहता है। ये क्वेश्चन रहा 28 नंबर। बार एंड पीस किसकी रचना है? बोल रहा है जो बार एंड पीस लिखने वाले, जो रचना करने वाले व्यक्ति, उनका नाम क्या है? फटाक से बताइए। बार एंड पीस का लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, यानी ऑप्शन बी इज राइट, बी फॉर बॉल। बी वाला आपका आंसर क्या है? सही है। बार एंड पीस का रचना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? लियो टॉल्स्टॉय। क्लियर ना? चलिए आपको बताना है कि जो चावल है कौन सा फसल है? चावल है कौन सा फसल है? खरीफ फसल है, रबी फसल, जायद फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो फसल 3 प्रकार, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। फसल कितना प्रकार के? 3, खरीफ, रबी, जायद। तो अब बताइए कि जो चावल होता है वो किस में है? खरीफ फसल में, रबी फसल में, या जायद फसल में? तो चावल किस फसल में है? खरीफ फसल में, ठीक है। चावल कौन सा फसल है? खरीफ फसल। ए फॉर एप्पल वाला, ठीक है। आंसर कौन होगा? ए, यानी एप्पल। खरीफ फसल कौन है? चावल। नई आर्थिक नीति में किसने सम्मिलित नहीं किया गया है? बोला नई आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित नहीं किया गया था? शामिल नहीं किया गया। बताइए कि नई आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसको? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही है। नई आर्थिक नीति में क्या? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया है, परंतु उदारीकरण, वैश्वीकरण दोनों को शामिल किया गया है। आर्थिक नीति में क्या क्या को शामिल किया गया? तो उदारीकरण, वैश्वीकरण को शामिल किया गया, लेकिन नियंत्रित अर्थव्यवस्था को शामिल नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन के आधार पर आपको ए सही है। क्लियर ना? बोला नई आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ए को सम्मिलित नहीं किया गया। सौर होना चाहते हैं, ठीक है, गलत है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? और जो सोलर सेल लगाते हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस सौर ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? मानवकृत है, यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया ऊर्जा है, नवीकरणीय है, अजैव है, या इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन कैसा है? नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन, यानी सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी कि एक बार यूज करने के बाद वो खत्म ना होगा, यानी इसका भंडार सीमित ना असीमित है, आप जितना यूज कर सकते हैं, खत्म होने वाला नहीं। यानी एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसको फिर से यूज कर सकते हैं, यानी जल्दी जल्दी बनता है, ठीक है। तो देखिए सौर ऊर्जा किससे बनता है? सूरज से। तो जब तक पृथ्वी रहेगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब तक सूरज रहेगा, ठीक है। तो सूरज से ही सौर ऊर्जा बनता है, ठीक है ना। इसलिए क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका शॉर्ट होता है WTO, ठीक है।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इसी को क्या कहते हैं? WTO, ठीक है ना। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 1995 ईस्वी में कब किए हैं? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ है? 1995 ईस्वी में हुआ है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है? बोला टाटा एंड स्टील, इसी को बोलता है टिस्को बोला जाता है। क्या कहा जाता है? टिस्को। इसी कंपनी को क्या कहा जाता है? टाटा टिस्को, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है? इसे क्या नाम है? टिस्को बोला जाता है, टाटा टिस्को की। इसकी स्थापना कब हुआ है? तो कब हुआ है? 1907 ईस्वी में। टाटा टिस्को की स्थापना कब हुआ? 1907 ईस्वी। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? और कौन व्यक्ति जो कहें कि संसाधन भैया पहले से होते नहीं है बल्कि वो बनते हैं या बनाना पड़ता है, ठीक है ना। कौन कहे हैं? फटाक से बताइए कि संसाधन होते नहीं बल्कि बना करते हैं। तो कौन कह के गई ये बात? जिमरमैन। क्या आंसर होगा? ए फॉर एप्पल। तो जिमरमैन क्या कहें कि भैया संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। क्लियर ना। इनमें कौन सा का वित्त का साधन है? बोला कि कौन? वित्त मतलब पैसा। वित्त मतलब क्या? पैसा। बोला इनमें कौन सा संसाधन है जो आपको वित्त का मदद देता है? देखिए सेठ साहूकार भी देता है, लेकिन बहुत ये सबसे नहीं आपको कम, रिश्तेदार भी आपको देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको वित्त प्रदान कौन करता है? व्यावसायिक बैंक, ठीक है ना। व्यावसायिक बैंक है जो आपको कर्जा देता है, खेती होती है ये सब करने के लिए, बिजनेस से करने। तो कौन सा संगत वित्त का साधन है? तो वित्त का साधन सेठ साहूकार भी है, रिश्तेदार भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट कौन दे पाएगा आपको? व्यावसायिक बैंक आपको दे सकता है, ठीक है ना। चलिए ये रहा क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास, क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है? देख गठन वाला क्वेश्चन में आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जरूर रहेगा, तो छोड़िएगा नहीं, एकदम रट लीजिएगा। आपसे मेरा वीडियो में लगातार जुड़े रहिए, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो कि फाइनल एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर ना। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए कि वो भी इनका प्रॉफिट यानी फ़ायदा उठा सके। तो बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? फटाक से कब हुआ? 1952 ईस्वी में, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। सी फॉर कैट आंसर, ठीक है ना। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ है? बोला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, किस आंदोलन से वो शुरू हो गया था? तो आपको याद होना चाहिए दांडी यात्रा। 1930 का दांडी यात्रा से क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, यानी 1930 दांडी यात्रा से क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यानी प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है आपको पता होना चाहिए? कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि आता है। क्लियर ना। प्राथमिक क्षेत्र में क्षेत्र 3 प्रकार का, तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन? आपको कृषि आएगा। क्लियर ना। और दूसरा क्षेत्र में परिवहन उद्योग ये सब आ जाएगा, और तीसरा क्षेत्र में क्या? सेवा क्षेत्र आता है। तो बोला प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? कृषि। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? बोला कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? देखिए प्राथमिक यानी कि वहाँ से हम डायरेक्ट लेते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको प्राथमिक ऊर्जा का संबंध। देखिए कोयला कुछ करते हैं, डायरेक्ट हम पर्यावरण से लेते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी प्राथमिक ऊर्जा कैसा हो गया? पेट्रोल भी हमको डायरेक्ट नेचर से मिलता है ना, यानी प्रकृति से डायरेक्ट हमको प्राप्त हो रहा है, प्राथमिक ऊर्जा हुआ, ठीक है। लेकिन बोला कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो भैया विद्युत डायरेक्ट हम नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है। तो ये क्या है आपको आंसर? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, ये नहीं है, यानी क्वेश्चन के आधार पर ये आंसर है, ठीक है ना। विद्युत नहीं है, लेकिन प्राथमिक ऊर्जा कौन कौन है? कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, तब क्या है?
प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, बोले जो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है वो कौन था? तो रेडियो। शुरुआती से ही क्या है, रेडियो संचार का सबसे बेस्ट साधन माना जाता है, ठीक है ना। तो आज का इसमें इतना ही रहेगा, ठीक है ना। अभी तक आप थे तो बहुत अच्छा, आप में पेशेंस है सीखने की, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बस एक लाइक तो बनता है इतना मेहनत के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।